Welcome to YouTuber family. Myself Mr. Rajneesh. Today I will be discuss parallel and series connection of alternator in power system stability. This is lecture number 2. We will learn talk with Rajneesh, then we will complete master in this topic, our series and the parallel connection of alternator. First of all, two alternators are connected in the parallel. If you connect two alternators in the parallel, we will increase the power capacity, redundancy and the reliability and the load sharing. फर्स्ट इंक्रीज अगर हम क्या करते हैं ना कि दो अल्टरनेटर्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में ना, तो क्या करता है कि सबसे पहले पावर इंक्रीज होती है, इन पावर कैपेसिटी क्या करता है इंक्रीज कर जाता है, फिर रिडंडेंसीज और रिलायबिलिटी भी उसकी इंक्रीज करती है और लोड शेयरिंग होती है। ठीक है, सबसे पहले एक देखते हैं हम कि इंक्रीज पावर कैपेसिटी। अगर पावर कैपेसिटी इंक्रीज करता है दिस मीन्स कि पैरेलल कनेक्शन में अगर हम कनेक्ट करते हैं ना, तो आउटपुट पावर क्या कर जाता है, ये डबल हो जाता है। अगर अगर सपोज करो कि दो जेनरेटर है तुम्हारे पास, दोनों 500 मेगावाट का दोनों जेनरेटर है, तब जब ये दोनों जेनरेटर को तुम एक साथ कनेक्ट करोगे पैरेलल में ना, तो आउटपुट पावर जो देगा ना वो 1000 मेगावाट पावर देगा। दिस मीन्स कंबाइन जब हम कर रहे हैं पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो आउटपुट क्या हो गया, मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो दोनों का कंबाइंड पावर हमको मिलता है आउटपुट में। और इसे क्या हुआ, जो इन्हांस कर गया कैपेसिटी फॉर द लार्जर लोड। अगर लार्जर लोड कनेक्ट कर रहे हैं तो इन्हांसिंग द कैपेसिटी फॉर द लार्जर लोड्स। रिडंडेंसी और रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर किसी तरह का कोई अल्टरनेटर्स के में फेल आता है, इफ़ वन अल्टरनेटर्स फेल, तो क्या करेगा, द अदर स्टिल सप्लाई पावर इंश्योरिंग अनइंटरप्ट ऑपरेशन। क्या हो रहा है कि अगर किसी तरह का ना अल्टरनेटर्स क्या करता है, अगर दो अल्टरनेटर है दोनों पैरेलल में ऑपरेट कर रहा है, तो एक अल्टरनेटर अगर किसी कारण अगर फेल हो जाता है तो दूसरा जो है ना वर्क करेगा, और जो किसी तरह का इंटरप्ट जो हो रहा है उस इंटरप्ट ऑपरेशन में भी अनइंटरप्शन रखेगा। मतलब वह उस वक्त भी अगर किसी तरह का एक जनरेटर काम नहीं कर रहा है तो दूसरे जनरेटर उस लोड को, अगर लोड पावर जो है सो अगर एक जनरेटर का जो अगर 500 मेगावाट पावर जनरेट कर रहा है और लोड 400 मेगावाट का पावर का लोड कनेक्ट है, तो क्या करेगा, उसको स्टिल सप्लाई करेगा और किसी तरह का कोई भी इंटरप्शन नहीं आने देगा। लोड शेयरिंग की बात करते हैं, अगर हम पैरेलल कनेक्शन देखते हैं ना, तो देखो लोड क्या है कि अगर हम पैरेलल कनेक्शन देखें तो लोड क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा दोनों अल्टरनेटर पे। कि अगर लोड ना अगर 1000 मेगावाट का लोड कनेक्ट है, तो दोनों अगर दो जनरेटर कनेक्टेड है तो दोनों जनरेटर पे 500 मेगावाट करके या समथिंग अकॉर्डिंग टू अपने नीड्स के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं लोड को कनेक्ट करते हैं उसके अल्टरनेटर पे। तो क्या होता है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अगर डेरिवेशन देखते हैं पैरेलल कनेक्शन से, उससे पहले हम लोग थोड़ा मल्टी मशीन सिस्टम को देखते हैं। कि अगर मल्टी मशीन सिस्टम कहने का मतलब ये है कि अगर हम बहुत सारा जनरेटर को ना एक साथ क्या कर रहे हैं, या पैरेलल में कनेक्ट कर दे या सीरीज़ में, तो उससे पहले हम क्या करते हैं एक बार देख लेते हैं इसका कि मल्टी मशीन सिस्टम में क्या होता है। तो मल्टी मशीन सिस्टम अ कॉमन बेस मस्ट बी सिलेक्टेड। सबसे पहले हम लोग एक कॉमन बेस लेंगे जो कि जिसका एक मशीन रेटिंग होगा, जो कि मशीन का हम एक मशीन रेटिंग जी मशीन एज अ मशीन रेटिंग ऑफ द बेस मशीन, और जी सिस्टम जो कि हम लोग बेस वैल्यू एज अ बेस वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जी स्विंग इक्वेशन हम देखे हुए थे कि जो इक्वेशन आता है कि H1/πf डेल्टा d² और इनपुट पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर। तो हमने इसको सिंपली क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको जी मशीन बाई जी सिस्टम इधर इन इक्वेशन इस साइड और बहुत साइड क्या किया, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए हैं दोनों इक्वेशन को। जब इस तरह का करेंगे ना तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह का ड्राइव होकर आता है, और हम बोलते हैं कि एच सिस्टम जो होता है वो जी मशीन बाई जी सिस्टम इंटू एच मशीन का, और ये आता है। और जो एच सिस्टम आता है ये जो होता है मशीन का, पूरे मशीन का इनर्शियल कांस्टेंट होता है इन सिस्टम बेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर दो अल्टरनेटर है, टू अल्टरनेटर्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल एंड द स्विंग टुगेदर दैट इज कोहेरेंटली। तो देखो दो अल्टरनेटर को अगर तुम कनेक्ट करते हो ना पैरेलल में, और तो उसको हम लोग कोहेरेंट स्विंग भी बोलते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले होता क्या है कि हम सबसे पहले देखते हैं, अगर मेरे पास मशीन एक है, अगर सिंगल एक मशीन है, सपोज करो कि एक मशीन है, तो उस मशीन का क्या है कि ये तुम्हारे पास एक स्विंग इक्वेशन है उसका, कि उसका ना जो पर यूनिट में अगर स्विंग इक्वेशन को देखते हैं तो एच बाई पाई एफ डेल स्क्वायर डेल्टा डी टी स्क्वायर इनपुट पावर ऑफ मशीन 1 माइनस इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ मशीन 1। तो ये मशीन 1 का है। दूसरे मशीन के लिए हम इसी तरह से सेम इक्वेशन लिख लिए। अब क्या करते हैं कि सिंस द मशीन रोटर स्विंग वी यूनिसन, मतलब ये है कि हम कोहेरेंट स्विंग कर रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन में हो रहा है मेरा, मतलब मेरा जो है ना यहाँ पैरेलल कनेक्शन हो रहा है। तो इसका डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जो होता है रोटर एंगल दोनों का दोनों सेम होगा, ठीक है। हम बोलेंगे कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, ठीक है। अब इसको इक्वेट कर लिए डेल्टा से। जब तुम इस दोनों इक्वेशन को ना क्या करोगे, ऊपर वाले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे और सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन 3 को इक्वेशन में, तब तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा ना कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि एच इक्वेशन बाई पाई एफ इज़ अ फ्रीक्वेंसी एंड डेल्टा स्क्वायर डी स्क्वायर डेल्टा डी टी स्क्वायर और इनिशियल पावर इनपुट पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर, दैट इज ऑल्सो मैकेनिकल पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर, दैट इज एक्सेलरेटिंग पावर। तो क्या हुआ देखो, ये जो पी आई होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम पी आई को लेंगे तो फर्स्ट वाले पावर और सेकेंड वाला दोनों मशीन का जो है ना पावर का सम हो गया, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि पावर जो होता है इनपुट पावर भी ऐड हो जाएगा, आउटपुट पावर भी ऐड हो जाएगा। तो एच इक्विवेलेंट क्या होगा, ये इन हमारा ना इक्विवेलेंट जो है ये हमारा क्या होता है, मेगा जूल बाई मेगा वोल्ट एम्पेयर, जो कि हम लोग जानते हैं ये हमारा क्या होता है, इनर्शियल कांस्टेंट होता है। इट इज़ पर यूनिट मेगा जूल बाई मेगा वोल्ट एम्पेयर, ठीक है। इस इनर्शियल कांस्टेंट को तुम अगर यहाँ पे इक्वेट कर लोगे तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन एच इक्विवेलेंट निकालोगे, तब जी अगर एक मशीन का, अगर मशीन 1 का जी दे रखा है, 3 फेज मशीन रेटिंग अगर दे रखा है मशीन 1 का, और उसका ना उसका H1 भी दे रखा है, तो हम ये डिवाइड बाई एम जी सिस्टम इंटू जी टू मशीन का उसका अपना मशीन का, फिर H2 मशीन का, फिर बेस वैल्यू जो कंसीडर होगा जी बेस या जी सिस्टम, इसी को हम जी सिस्टम या जी बेस करके जो होगा उसके साथ डिवाइड इसके साथ G2 मशीन और H2 मशीन बाई डिवाइड बाई द जी बेस और जी सिस्टम, that is the H equivalent, the total is it is a H equivalent of the inertial constant। तो हम अगर H equivalent कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि जब दो अल्टरनेटर पैरेलल में ऑपरेट करते हैं ना तो उसका H equivalent पूछ लेता है, तो इस तरह का एक न्यूमेरिकल बनता है। देखते हैं आगे, देखेंगे उसको भी, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये तुम्हारा था पैरेलल टू अल्टरनेटर जो कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो उसका क्या होता है इक्वेशन, कैसे हम डेरिवेशन निकालते हैं वो था, ठीक है जी। अब देखो, अब ना हम अल्टरनेटर को कनेक्ट करते हैं जब सीरीज़ में, तो देखो अल्टरनेटर को जब तुम सीरीज़ में कनेक्ट करोगे ना तो क्या होगा कि उसका स्टेबिलिटी इन्हांस करेगा। दूसरा क्या होता है कि फॉल्ट का आइसोलेशन भी होगा, फॉल्ट आइसोलेशन होगा। दूसरा इफ़िशिएंट पावर ट्रांसफ़र, ये 3 बात है। चलो पहले देखते हैं इन्हांस स्टेबिलिटी। इन्हांस स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि सीरीज़ कनेक्शन में ना इम्प्रूव करती है तुम्हारे वोल्टेज रेगुलेशन, stability of the system or consisting the power supply, ensuring consistent of power supply, that is called the enhanced stability। दूसरा होता है फॉल्ट आइसोलेशन। अगर किसी तरह का फॉल्ट अगर हुआ अल्टरनेटर में तो अदर कैन बी स्टिल सप्लाई द पावर विदाउट अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। बिना सिस्टम का किसी तरह का सिस्टम में विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, किसी तरह का सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, और दूसरा अल्टरनेटर क्या करेगा, पावर को स्टिल सप्लाई करता रहेगा जब तक कि हम वो फॉल्ट को फिर से क्या करते हैं, हटा के रिमूव नहीं कर दें और अपने नॉर्मल ऑपरेशन में जब तक नहीं लाते हैं तब तक के लिए वो अल्टरनेटर क्या करता है, सेकेंड वाला अदर जो अगर 2 सीरीज में लगा है तो एक ऑपरेट करते रहता है विदाउट एनी अफेक्टिंग द सिस्टम, अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। इफ़िशिएंट और पावर ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो इफ़िशिएंट क्या होता है, देखो सीरीज कनेक्शन में ना बेटर ट्रांसमिशन होता है फॉर पावर फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस विद द मिनिमल लॉसेस। जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं ना तो ये ना पावर फ्लो, जब पावर का लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किया जाता है तो हम लोग सीरीज कनेक्शन ही करते हैं अल्टरनेटर का, ठीक है। अब देखो डेरिवेशन अगर हम थोड़ा सा बता दें तो इसमें कुछ खास है नहीं, सेम एज जो हम लोग पैरेलल ऑपरेटर पैरेलल में जो अल्टरनेटर को कनेक्ट करके करते हैं ना, उसी तरह से हम लोग सीरीज वाले को भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि 2 मशीन है जो कि दोनों का दोनों क्या है कि एक साथ स्विंग नहीं कर रहा है, क्योंकि डेल्टा 1 इज़ नॉट इक्वल टू डेल्टा 2, मतलब रोटर एंगल जो है ना दोनों जनरेटर का तुम्हारा ना रोटर एंगल सेम नहीं है।
तो यहाँ पे कोई पावर एक्सचेंज नहीं होगा। देयर इज़ रियल पावर एक्सचेंज, यहाँ पे रियल पावर एक्सचेंज होगा, वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों का दोनों सेम था, इसलिए रियल पावर एक्सचेंज वहाँ पे नहीं होता है। और यहाँ पे रियल पावर एक्सचेंज होगा तुम्हारे मशीन के बीच में। और ये जो आएगा ना, द इक्विवेलेंट विल बी कंस्ट्रक्टेड विद द डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 और डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द बोथ ऑफ मशीन विल बी डिटरमाइंड बाय दिस एंगल। तो इसी रोटर एंगल के से हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि जानते ही हम लोग कि रोटर एंगल ही जो है हमारा मशीन का स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है, डैट इज़। तो ये फिगर है कुछ कि यहाँ पे ना M1 एक मशीन है, जिस मशीन का तुम्हारे पास जो मैकेनिकल पावर PM1 दे रखा है और इसका इलेक्ट्रिकल पावर ये दे रखा है। ये मशीन 2 है, जो मशीन 2 जिसका मैकेनिकल पावर दे रखा है, इलेक्ट्रिकल पावर दे रखा है। और ये एक बस है, जिस बस से ना ट्रांसमिशन लाइन, इट इज़ अ ट्रांसमिशन लाइन। और ये जो तुम्हारा जो लोकल लोड है, ये कनेक्टिंग लोड है इस बस से, और इसका लोकल लोड कनेक्टिंग है इस बस से। तो इस जनरेटर के लिए सप्लाई कर रहा है, ये जनरेटर के लिए सप्लाई कर रहा है। अगर किसी कारणवश एक डेड करता है तो दूसरा सप्लाई करता है, और किसी तरह उस कंडीशन में भी पावर किसी तरह का सिस्टम में स्टेबिलिटी को लॉस नहीं करता है। देखो अब क्या है कि अगर हम इस ऐसे कंडीशन में ना, अगर एक मशीन जो होता है ना, इसमें डिलीवर करता है पावर, अदर मशीन एक्ट एज अ जनरेटर एंड अदर एक्ट, एक मशीन जो तुम्हारा क्या करता है, वन मशीन इज डिलीवर द पावर टू द मशीन अदर मशीन, और सो वन एक्ट एज अ जनरेटर एंड अदर एक्ट एज अ मोटर। अगर क्या होता है कि अगर एक मशीन उसमें ना डिलीवर कर रहा है पावर दूसरे मशीन को, ऐसा कभी कंडीशन आता है, तो क्या होगा, एक एक्ट करेगा जनरेटर की तरह, दूसरा एक्ट करेगा मोटर की तरह। सेम लोड की तरह काम कर जाएगा, एक तुम्हारा जनरेटर की तरह काम कर जाएगा, सप्लाई करेगा, एक तुम्हारा लोड की तरह काम करेगा। अगर ऐसा होता है तो इसका एक अगर इक्विवेलेंट निकालते हैं, इनर्शियल इक्विवेलेंट, अगर इस कंडीशन में सीरीज कनेक्शन में निकालते हैं ना, तो H1 इंटू H2 बाई H1 प्लस H2 होता है। ठीक है, चलो जी। अब हम कंपेरिजन देख लेते हैं थोड़ा सा पैरेलल सीरीज कनेक्शन में। तो अभी हम क्या देखें हैं कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पावर कैपेसिटी इंक्रीज करती है, लोड शेयरिंग होता है, रिडंडेंसी होती है और हायर मेंटेनेंस होता है। सीरीज कनेक्शन में अगर हम देखते हैं ना, तो इन्हांस वोल्टेज स्टेबिलिटी, फॉल्ट का आइसोलेशन और एफिशिएंट पावर ट्रांसफर, जो ऊपर में बता ही रखे थे। अब यहाँ तक बस इतना ही है इस टॉपिक में। अब ना हम दो न्यूमेरिकल देखते हैं। तो मेरे पास न्यूमेरिकल फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं एक बार। देखो, और न्यूमेरिकल नंबर 2 तुम्हारे पास ये रहा। देखो स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पॉज करो लेक्चर को और ट्राई करो दोनों न्यूमेरिकल ऊपर वाले, क्योंकि दोनों का जो है कंसेप्ट का, जो सेकेंड न्यूमेरिकल है उसका कंसेप्ट मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था, और उसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका कंसेप्ट अभी मैंने डिलीवर किया है। तो आप दोनों को ट्राई करो, फिर इसके बाद वॉच करना लेक्चर को, मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। तो ये क्वेश्चन है कि 2 पावर स्टेशन, यहाँ पे क्या है, 2 पावर स्टेशन है A और B, जो आर लोकेटेड क्लोज टुगेदर। क्या है कि 2 पावर स्टेशन है A और B, और दोनों क्या है एक साथ एक जगह लोकेटेड क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के नज़दीक है। स्टेशन है A हैज़ अ 4 आइडेंटिकल जनरेटर सेट, ईच हैज़ रेटेड 100 MVA एंड ईच हैविंग द इनर्शियल कांस्टेंट इज 9 मेगाजूल मेगा वोल्ट एम्पेयर। स्टेशन A का जो स्टेशन A जो है ना, उससे 4 आइडेंटिकल जनरेटर जो है स्टेशन A, सपोज करो देयर इज़ कोई स्टेशन A है जहाँ पे 4 आइडेंटिकल जनरेटर का सेट है, जिसमें 4 जनरेटर लगा हुआ है जो कि 100 MVA का है, और सबके सब इनर्शियल कांस्टेंट, सभी के इनर्शियल कांस्टेंट जो है ना, जो कि H है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि इट इज़ रेटिंग ऑफ मेगा जूल बाई मेगा वोल्ट एम्पेयर। तो इनर्शियल कांस्टेंट तुम्हारे पास क्या दे रखा है, 9 मेगा जूल बाई मेगा वोल्ट एम्पेयर। ठीक है, वेयर स्टेशन B जो अब सेकेंड बात बोलता है कि वेयर स्टेशन B हैज़ 3 सेट, ईच रेटेड 200 MVA। मतलब क्या है कि ना, अब स्टेशन B जो है ना, उसका MVA रेटिंग क्या दे रखा है, उसमें भी 3 सेट का जनरेटर है, 3 सेट ईच रेटेड इज़ 200 MVA एंड 4 मेगा जूल पर यूनिट मेगा वोल्ट एम्पेयर। ठीक है, मेगा जूल बाई मेगा वोल्ट एम्पेयर ये तुमको दे रखा है। अब कह रहा है कि इनर्शियल कांस्टेंट हमको बताओ, कैलकुलेट द इनर्शियल कांस्टेंट इन द मेगा जूल बाई मेगा वोल्ट एम्पेयर। यहाँ पे क्या है कि मिसिंग है थोड़ा सा, इट इज़ लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक, ऑफ द इक्विवेलेंट मशीन ऑफ बोथ द स्टेशन ऑन 150 MVA बेस। क्या है कि अब
तुम्हारे पास ना एक इनर्शियल कांस्टेंट पूछा, किस पे, इक्विवेलेंट मशीन ऑफ इक्विवेलेंट मशीन का, और किस पे, एज अ 150 MVA बेस। देखो तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, एक पैरेलल कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो ए एंड बी आर लोकेटेड क्लोज टुगेदर, दैट इज़ अ पैरेलल कनेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन का यूज करके इक्वेशन को सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। चलो जी देखते हैं इसका सॉल्यूशन एक बार। तो देखो अगर रियली में इट इज़ वेरी इजी, अगर हम डायरेक्ट देखते हैं बहुत इजी है, कुछ खास है नहीं। देखो तो स्टेशन ए है जिसके पास क्या था कि स्टेशन ए पे 4 जनरेटर थे। देखो यहाँ पे 4 जनरेटर हुआ, उसका क्या था, एच दे रखा था, इनर्शियल कांस्टेंट जो मेगा जूल बाई मेगा वोल्ट एम्पियर, उसका मशीन रेटिंग दे रखा था। ये मशीन रेटिंग जो था 3 फेज मशीन रेटिंग, वो तुम्हारे पास था, जिसको हम ऐसे ले लिए, इसको G1 ले सकते थे, कुछ भी इसका नोटेशन जो है ना, जी हम ले सकते हैं, सिंबॉलिक नोटेशन कुछ भी लेते हैं हम यहाँ पे SA ले लिए 100 MVA, और यहाँ पे तुम ले सकते थे जी, इसका ऊपर में जो मैंने फार्मूला बताया था उसमें जी से इसको डिनोट किए थे, जी तो GA, तो इसका ना 100 MVA। अब देखो ना कि ये तुम्हारे पास कंडीशन हुआ, और दूसरा स्टेशन जो था उसके में 3 सेट का जनरेटर था, उसमें 4 मेगा जूल मेगा वोल्ट एम्पेयर का एच था, और इसका जो एस बेस है, जो G है, G2 है मशीन का, G2 वो 200 MVA है, लेकिन हमको निकालना था 100 एस, वो जो बेस वैल्यू है ना, वो एस जो सिस्टम, अगर हम बोले तो जो ऊपर में एक्सप्लेन किया था, एस सिस्टम डैट इज़ एस बेस, उस डैट इज़ एस बेस, और इसी को इस बेस वैल्यू पे हमको कैलकुलेट करना था। तो देखो काइनेटिक एनर्जी, हम टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर निकालते था, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, GH। तो काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, 9 इंटू 100 900, और 900 एक जनरेटर का आया। स्टेशन ए में अगर हम एक जनरेटर का देखते हैं तो ये आता है, लेकिन हमारे पास क्या है, स्टेशन ए पे 4 जनरेटर कनेक्टेड, देयर इज सेट ऑफ द 4 जनरेटर, तो 4 जनरेटर, तो क्या हो जाएगा 900 इंटू 4 डैट इज कल 3600, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3600। अब ये देखो ये नीचे स्टेशन बी का, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 200 MVA इंटू 4, 200, तो 800 मेगा जूल आ जाएगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी एक जनरेटर का आएगा स्टेशन बी का। अब दूसरा 3 तुम्हारे पास क्या है कि स्टेशन बी पे 3 अल्टरनेटर, या बोले तो जनरेटर, अल्टरनेटर और जनरेटर सेम चीज़ है, कुछ खास नहीं है। तो ये क्या होता है, अगर 3 कनेक्ट है ना, तो 800 इंटू 3 डेट इज़ 2400 एंड 3600 क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इसको इक्वेट करोगे तो तुम्हारे पास 6000 मेगा जूल आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी स्टोर आ गया तुम्हारे पास। अब इस काइनेटिक एनर्जी का ना तुम डिवाइड कर लो, क्या करोगे, डिवाइड करोगे उस बेस वैल्यू से, जो क्या बोला था इस क्वेश्चन में, बोला था ना कि हमको क्या चाहिए, उसमें इनर्शियल कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए इक्विवेलेंट का, जिसमें स्टेशन बोथ द स्टेशन विल बी रन ऑन द 150 MVA बेस। हम 150 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आ गया 40 मेगा जूल बाई मेगा वोल्ट एम्पेयर, ये तुम्हारा आंसर हो गया। इट इज़ वेरी इजी। चलो अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं फिर रिस्पॉन्स कर दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, अ 4 पोल 50 हर्ट्ज 22 kV टर्बो अल्टरनेटर हैज़ अ रेटिंग ऑफ 100 MVA, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटर इज 8000 kg मीटर स्क्वायर, एंड द डिटरमाइन द इनर्शियल कांस्टेंट H इन द मेगा जूल बाई मेगा वोल्ट एम्पेयर। यहाँ पे भी एक मिसिंग है कि इट इज़ अ मेगा जूल पर यूनिट मेगा वोल्ट एम्पेयर, यहाँ पे ना सिंपल एक स्लैश मिसिंग है, तो देख लेना। और ये तुम्हारे पास 4 तुम्हारे पास ऑप्शन है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को भी। और ये देखो तुम्हारे पास एक हिंट्स, इसमें हिंट्स भी है, क्योंकि ये ना तुम्हारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम बोलते हैं ना कि ओमेगा इलेक्ट्रिकल, अगर रेडियन पर सेकेंड में अगर हम सिंक्रोनस स्पीड को देखते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू 2 पाई NS/60 होता है, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड में। और जानते हैं हम लोग NS क्या होता है, NS होता है हमारा सिंक्रोनस स्पीड, जो कि 120 F/P होता है। इसमें F जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, P जो होता है वो नंबर्स ऑफ पोल्स होता है। तो ये तुम्हारे पास एक हिंट्स है, इस हिंट्स के थ्रू तुम ट्राई कर सकते हो। मैं बता देता हूँ फिर भी क्वेश्चन में और चीज़ें, कि नंबर्स ऑफ पोल तुम्हारे पास दे रखा है, देयर इज 4 पोल का, ये तुम्हारा
4 पोल का है टर्बो अल्टरनेटर्स, और इसमें क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ये रन कर रहा है। और इसकी जो केवीए रेटिंग दे रखी है वो 22 केवीए रेटिंग दे रखा है, और एमबीए रेटिंग भी दे रखा है। 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे चल रहा है, ठीक है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि कल हम बता रखे थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, वो तुम्हारा जे दे रहा केजी मीटर स्क्वायर, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा जे दे रखा है, ठीक है। अब डिटरमाइन द इनर्शियल कांस्टेंट, तो देखो इस इक्वेशन पहले तुम लोग ट्राई करना, फिर वॉच करना लेक्चर को, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो ये ना हम क्या किए हैं कि एक ना सिलेंड्रिकल पोल का एक रोटर को डिज़ाइन किया मैंने, और ये देखा ये ना 4 पोल का एक रोटर है, ठीक है जी। तो हमने चार पोल हो गया, ये चार पोल हो गया तुम्हारा जनरेटर। अब देखो इसका फ्रिक्वेंसी दे रखा था केवी अल्टरनेटर, ये अब मशीन रेटिंग भी दे रखा था जो कि हम 3 फेज मशीन रेटिंग जो 100 MVA जी भी दे रखा था, इसका पावर फैक्टर दे रखा था, और जे भी दे रखा था, डेट इज कॉल्ड द 800 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारे पास सब डाटा गिवन था। देखो क्वेश्चन में भी ना थोड़ा सा एक चीज़ और मिसिंग है, मतलब यहाँ पे ना केजी मीटर स्क्वायर होता, कहाँ गया ये, यहाँ पे ना स्लैश आ गया है, जहाँ पे एक स्लैश नहीं आना चाहिए था, केजी मीटर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे जे दे रखा था। तो जे दे रखा है तुम्हारे पास, ये ना जे दे रखा था, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारे पास दे रखा है, जो कि केजी मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखते हैं इसका, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे कि काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ जे ओमेगा एस एम स्क्वायर प्लस इंटू 10⁻⁻⁶। अब हमको क्या ही इसमें पूछा ही था कि हमसे काइनेटिक एनर्जी ही पूछा, इसमें हमसे काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन द इनर्शियल कांस्टेंट एच पूछा था, इसमें हमसे एच पूछा था। और एच निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, के इज इक्वल टू, हम जानते हैं ना के काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जी एच के बराबर होता है, और काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो एच निकल जाए, क्योंकि जी हमारे पास दे रखा था ऑलरेडी। तो हमारे पास सब कुछ देखो, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला लगाया था हाफ जे ओमेगा एस एम इंटू 10⁻⁻⁶, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब तुम देखोगे काइनेटिक एनर्जी तो तुम्हारे पास क्या है कि जे तो तुम्हारे पास दे ही रखा है, दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटर इज 800 kg मीटर पर 8000 kg मीटर स्क्वायर। अब तुम्हारे पास क्या है कि इसके बाद ना ये तुम्हारे पास हम ना क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिकल में चलेंगे। इलेक्ट्रिकल में जब इसको ले जाओगे ना इलेक्ट्रिकल पावर में, तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरह का कन्वर्ट होगा। देखो होता क्या है ना, इलेक्ट्रिकल पावर में ले जाओगे तो हम जानते हैं कि मैकेनिकल पावर, देखो सिंक्रोनस स्पीड इन द मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड। मेरा कर्सर को देखो कहाँ हम बता रहे हैं थोड़ा सा, जो सिंक्रोनस स्पीड इन द मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड, और ये ना ये तुम्हारा क्या होता है कि जब रोटर स्पीड विद द इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड, तो इस तरह का इक्वेशन होता है। जब इसको इक्वेट करके हम लोग निकालते हैं तो कुछ इस तरह का इक्वेशन निकल के आ जाएगा, 2/p, 2 उधर चला जाएगा, p डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और फिर हम इसको लिखेंगे तो ओमेगा एस स्क्वायर आ जाएगा। ये तुम्हारा ना ओमेगा एस स्क्वायर आएगा, क्योंकि ओमेगा एस एम का स्क्वायर है, 2/p का भी होल स्क्वायर आ जाएगा, इस सबका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁶। अब देखो यहाँ पे करोगे तो तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगा, पोल हमारे 2 एज ए कांस्टेंट, पोल हमारे पास 4, यहाँ इक्वेट कर दिया। अब ओमेगा एस क्या हमने बताया, ओमेगा एस तुमको ऊपर में बताया था, मैंने हिंट्स दिया था क्या, ओमेगा एस होता है 2π/NS/60। यहाँ पे क्या है कि वो डायरेक्ट हमने ओमेगा एस का जो वैल्यू निकाला है उसको इक्वेट करोगे। सबसे पहले क्या करोगे तुम, वहाँ पे ओमेगा एस निकालोगे। ओमेगा एस का फार्मूला होता है 2π/NS/60, और तो सबसे ये इक्वेट करो, ये लिखोगे 2π/NS/60, तो और एन एस को लिखोगे तो क्या हो जाएगा 120f/p। तो जब ये दोनों इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे ना तो ओमेगा एस तुम्हारे पास आ जाएगा। जो ओमेगा एस का वैल्यू जो आएगा वो तुम्हारे पास 2π/f आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना इंटू, तो अब ये इसको वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, 2π इज़ 3.14 एंड द फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन क्वेश्चन 50, तो स्क्वायर कर लिए इंटू 10⁻⁻�6, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, जी एच आ गया, जी एच का वैल्यू आ गया, और हमारे पास जी ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, हम यहाँ से एच निकाल लिए 0.9859.6 नहीं, सीधे 996, दैट इज कॉल्ड मेगा जूल इंटू मेगा वोल्ट एम्पेयर। यही तुम्हारा वैल्यू आ गया, और तुम्हारे देख लेना ऑप्शन में जो मैच करेगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी तरह का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं ट्राई करूँगा कि जितना इंस्टेंट हो उसका रिस्पॉन्स कर दूँ। That is all today lecture. Continue. Keep watching. Thank you.